कहते हैं संगीत जीवन का सार है और नृत्य उसकी आत्मा। और कथक सिर्फ एक नृत्य ही नहीं बल्कि भारत की विरासत भी है, प्राचीन विरासत है। और इसी विरासत को आगे लेकर चलने वाली हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं अनु सिन्हा जी का। आप कथक एक्सपोनेंट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनु। नमस्कार जी। अनु जी, बहुत सुंदर आपकी ये जर्नी रही है कथक की। काफ़ी कुछ आपने देखा है, काफ़ी कुछ सीखा है, लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि सफ़र की शुरुआत किस प्रकार हुई। जर्नी तो मेरी बहुत ही एक उतार चढ़ाव के साथ रही और इतना आसान नहीं था मेरे लिए। ये कथक सपना एक ज़रूर था, बचपन से चाहत, इतनी ज़्यादा चाहत थी कि वो अभी आप जैसे आप लोग बता रहे थे कि इंसान अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, तो वही एक चाहत थी जिससे मैं हमेशा प्रेरित होते रही और अपने आप को ही मोटिवेट किया मैंने। कोई बिना किसी सपोर्ट, बिना किसी बैकग्राउंड के बचपन से जो चाहत थी वो चाहत मेरी शादी के बाद पूरी हुई। शादी जल्दी हो जाती है हमारे यहाँ, तो जल्दी शादी हो गई थी। उसके बाद शादी के बाद मैंने अपनी यात्रा शुरू की। बचपन में जो भी सीखा, जो भी देखा, वो अड़ोस पड़ोस में एक छुप के जो देखना होता है, एक सीखना होता है। उन दिनों हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई टीवी का भी कोई माध्यम नहीं था और ना ही किसी प्रकार के, और आसपास बहुत ज़्यादा क्लासिकल डांस का ऐसा माहौल भी नहीं था। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े तो सरकारी स्कूलों में भी ऐसी कोई भी सुविधा कथक नृत्य की नहीं थी। अड़ोस पड़ोस में कुछ बच्चे सीखते थे, लेकिन वहाँ पर मुझे देखने का भी अवसर नहीं मिलता था, जो मैं छुप के देखती थी और थोड़े से कुछ स्टेप्स को मैं सीखने की कोशिश करती थी। शादी हो गई, उसके बाद फिर बेटा भी हो गया। उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को और घर वालों को। तो जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग का सफर है ये आपने कब शुरू किया? कब आपने शुरुआत मेरी जो हुई 19 साल की उम्र के बाद हुई। 18 में मेरी शादी हो गई थी। 19 में मैंने शुरुआत सोचनी शुरू की और फिर 20 साल की उम्र में मेरा बेटा हो गया। तो आप अगर कहें तो 21 साल, उस समय 21-22 साल के बाद मैंने शुरू की। फिर धीरे धीरे जब जैसे शुरू की तो बहुत सारी अड़चने भी आई, फिर शुरू किया, फिर गैप आ गया। ऐसे करते करते काफी कठिनाइयों के बाद समझ लीजिए 10 साल फिर और निकल गए। और फिर जो मैंने एक जो शुरुआत की वो 30 साल की उम्र में, जब मेरा बेटा 10 साल का हो गया था। 30 की उम्र में से जब मैंने शुरुआत की और मैंने जो पहली बार जो मंच पे अपने गुरुजी के साथ ही मैंने परफॉर्म किया, उसके बाद फिर मुझे पीछे मुड़ के देखने की गुरुजी के बारे में भी हमें बताएं। आपने अपने गुरुजी की बात की थी। हाँ, तो ये मेरे लिए आज भी मैं भावुक हो जाती हूँ कि मेरे पहले गुरुजी अब यहाँ अब नहीं है, हरिश्चंद्र रावत जी। उन लखनऊ और जयपुर दोनों घरानों की उनकी मास्टरी थी। उसके बाद उनसे बहुत थोड़े से समय सीखा मैंने, 1-2 साल। उसके बाद पंडित राजेंद्र गंगानी जी, विश्वविख्यात संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी है, उनके मार्गदर्शन में सीखने की, मतलब जितना भी गुरुजी ने समय दिया वो मेरे लिए बहुत था। लेकिन मैंने गुरुजी के साथ साथ ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा कि वो छोटे बड़े साथ में जिनके साथ बैठती थी, जिनके साथ जाती थी, उनके पास में सीखती थी। कुछ भी होता था, क्योंकि एक बड़ी उम्र में आने के बाद में सीखना और सिखाना गुरुजी लोग के लिए भी बड़ा मुश्किल होता था। इतना समय नहीं देते थे और रेगुलर क्लास में तो हमें एडमिशन मिल नहीं सकता था। मैं कथक केंद्र में मैं गई थी जब मेरी उम्र उस समय मेरे ख्याल से 19-20 साल की जब थी, तो उन्होंने मना कर दिया था। उस समय भी मना कर दिया था कि नहीं, हम लोग आपको नहीं लेंगे क्योंकि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है और आपके कोई पीछे आशीर्वाद नहीं है, गुरु का साथ नहीं है, कुछ नहीं है। बड़े मायूस होकर उन दिनों सिर्फ एक बिल्डिंग ही मुझे मालूम है, जब भगवान दास रोड में मैं भटकते हुए गई थी तो उसमें कोई एक उड़ीसा के ही थे डायरेक्टर, उन्होंने मना कर दिया था। फिर 30 साल के बाद उसी जगह पे उसी गुरु से जब मुझे सीखने का मौका मिला तो वो मुझे एडमिशन तो नहीं मिल सकता था क्योंकि मेरी उम्र नहीं थी, लेकिन फिर गुरुजी ने किसी ना किसी तरह से अपने प्राइवेटली अपने घर पे या किसी और तो जगह पे, जैसे कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है राह अपने आप बनती जाती है। आज मैं जी
आप कुछ जी, आज 30 साल से भी ज़्यादा का आपका परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस रहा है, और सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, आप एज अ गुरु भी अब आप सिखा रही हैं। और जो बच्चे हैं जिनको नहीं, जैसे आपने बताया कि जिन्हें इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, सही गुरु की शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो आज आप उन बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, तो उसके बारे में भी हमें बताएं। हाँ, तो यही जो मेरे जो एक दर्द है जो बचपन में मैंने फेस किया, जो मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं जमशेदपुर से हूँ, टाटानगर झारखंड की। तो मैंने बार बार ये जब नई शिक्षा नीति आई तो मैंने सरकार से, गवर्नमेंट से, मंत्रालय में, मिनिस्टर से, उनसे मैंने बात की और मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, जिन्हें मौका नहीं मिल रहा, अच्छे गुरु नहीं है, टीचर नहीं है, उनके पास में वो सक्षम भी नहीं है, वो किसी तरह दक्षिणा भी नहीं दे सकते, उनको मैं सिखाऊंगी। उस समय जो मंत्री जी थे उन्होंने इसको बहुत उन्होंने समझा भी और मुझे उन्होंने प्रोत्साहन भी दिया। और मुझे उन्हीं दिनों 2019 में, मुझे 2014 के बाद मैंने कोशिश करते करते 2019 में मुझे करीब 50 स्कूलों में सिखाने का मौका मिला। वो झारखंड के 50 स्कूलों में 10,000 से भी ज्यादा बच्चों को मुझे सिखाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसमें इतने बच्चों ने इतना परफॉर्म किया, इतना सीखा। और अभी भी हम CSR के तहत, क्योंकि गवर्नमेंट से हमें स्कूल तो मिल रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट से हमें किसी धनराशि का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो धनराशि के लिए हम लोग किसी न किसी कंपनी में या कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी संस्था है, इनके और कुछ जो डोनर हैं उनके सहयोग से फिर मैं इस कार्यक्रम आपने मेक श्योर किया कि जो समस्याएं आपने फेस करी वो आने वाली पीढ़ी को फेस ना करनी पड़े। वो जी आपने कई बड़े बड़े मंचों पे परफॉर्म किया है, जिसमें खजुराहो किसी भी कलाकार का सपना होता है कि मैं खजुराहो में जाके परफॉर्म करूं। वहां का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्कुल नहीं, मेरे लिए हर कार्यक्रम में एक जो डर होता है ना, डर आज भी बना रहता है। डर तो रहता है, क्योंकि हमेशा ये लगता है कि इतना उस हिसाब से मैं तो नहीं सीखी हूँ जिस हिसाब से बचपन से लोग सीखते हैं और जिस तरह से तालीम लेते हैं, जिस तरह से एक परिवार में पलते हैं। गुरु का भी बहुत सानिध्य रहता है, कलाकारों का भी रहता है। अभी यहाँ पर है कि मुझे हर दिन एक किसी न किसी कस से मैं जूझती हूँ और बहुत कंपटीशन भी है, बहुत लोग उसमें तोड़ते भी हैं, निराश भी करते हैं, हताश भी करते हैं। ये डर को लेकर मैं हमेशा स्टेज में जाती हूँ, हर एक बार जाती हूँ और हर एक बार लगता है कि नहीं, यहाँ पर कमी तो रही है, कुछ तो कमी रह गई, और हमेशा यही सोचती हूँ अगली बार इसको पूरी करूंगी। ये करते करते अभी तक तो 1000 मंचों पे प्रस्तुति मैं दे चुकी हूँ। और लेकिन वो एक सेटिस्फेक्शन जो है वो उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। अंदर से सच में पूछे तो वो तृप्ति अभी भी नहीं। कहते हैं ना, कलाकार को हमेशा रहता है कि ये दिल मांगे मोर। तो ये लगता है अब अगली बार और अच्छा करूंगी। लेकिन अच्छा करने में अब क्या है कि अगर मैं सोलो नृत्य करूं तो अच्छा से अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इतने सारे कलाकार जो आसपास मेरे हैं, जो बैठे हैं, उनको जिनको मंच चाहिए, जिनको सीखना है, जिनको कुछ थोड़े बहुत धनराशि भी चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप को बड़ा बनाते जाती हूँ। और जितना बड़ा ग्रुप होते जाता है उतना मतलब कि एक कोऑर्डिनेशन में समस्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो चीजें जो है आए दिन वो मेरे लिए चैलेंज बनता जा रहा है। और इसी पे काम करने के लिए आपने एक सोसाइटी की भी स्थापना करी है, विच इज़ एक्टिवली वर्किंग फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, जिनको नहीं एक्सपोजर मिल पाता है। तो उसके बारे में भी हमें बताइए। वही आज जो मेरे गले में भी जो प्रॉब्लम है वो इसी वजह से है। पिछले 1 महीने से मैं 100 कलाकारों को लेकर ये पूरे नवरात्रा का जो 22 तारीख से शुरू हो चुका है हमारा, हर दिन कार्यक्रम है 3-3, 4-4 जगहों पे। आज आपका सुबह का कार्यक्रम था, इसलिए मैंने बोला मैं जरूर आऊंगी और आप लोग से बात करके ये अवसर मैं खोना नहीं चाहती थी। और नवरात्र का अवसर है, नवरात्र की बात छिड़ी ही है, तो अगर हम कुछ सुन भी पाए आपसे और कुछ देख पाए देवी स्वरूप आप। बहुत ही सुंदर है इसमें। तो हम लोग देवी, दुर्गा, राम, रामायण, इन्हीं सब पे आधारित कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर। इसी तरह से दुर्गति नाशिनी। मेरे गला इतना भी खराब है कि शायद मैं उससे लिहाज में ना बोलूं। तो ये एक हमारा बहुत ही सुंदर सा एक कविता है जो कविता के रूप में है। तो ये है वो इस तरह से, दुर्गति नाशिनी, दल असुर दल 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 मलित, दल शुंभ शुंभन मारे काट पछार डालत, तड़ित में रही भुवन त्रिभुवन जयति जय। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग करते हैं।
जो एक्सप्रेशन से हमें माँ दुर्गा का जो एक वो रूप दिखा है, अद्भुत दिन की शुरुआत अगर ऐसे हो जाए वेरोनिका तो कितनी अच्छी बात होती है। और तो हाउ डू यू मेंटेन दैट कि वो घराने का भी अंश रहे और कोरियोग्राफी कहीं ना कहीं एक जो नया एक जो आजकल सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि बदलाव की हम बहुत बात करते हैं, तो इन दोनों चीज को कैसे आप वीव करती हैं अपनी कोरियोग्राफी? मुझे यही लगा कि मैं भाव पे ज्यादा ध्यान दूं। मुझे लगा कि ताल पक्ष मैंने थोड़ा से, मुझे डर के वजह से ताल पक्ष को मैंने थोड़ा कम रखा कि ताल पक्ष को अगर कहीं टेक्निकली मैं गलत हो जाऊं, ये मन में ऐसा रहता था। ऐसे गुरुजी ने कभी गलती होने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा मुझे कंपोजिशन में, कोरियोग्राफी में, पूरी टीम, पूरे परिवार के सभी लोगों ने मदद की, लेकिन फिर भी एक अंदर से जो झिझक होती थी, तो मैंने सोचा साहित्य को लेकर और भाव पक्ष को लेकर ज्यादा काम करूं। तो हिंदी डिपार्टमेंट के, संस्कृत डिपार्टमेंट के जब मुझे कार्यक्रम आने लगे तो उन्होंने मुझसे डिमांड की कि आप कामायनी की रचना करिए। कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, उर्वशी, मीरा, राधा, ये इन सब चीजों पे बहुत कम लोगों ने नृत्य नाटिका की है, वो भी कथक शैली पे। एक सामान्य सेमी क्लासिकल में तो लोगों ने किया है, ध्रुव स्वामिनी या ये कामायनी जैसी चीजों पे, लेकिन प्योर नृत्य कथक में इसको नहीं किया, जिससे मुझे मौका मिला करने का। और इसे मैंने स्विट्जरलैंड में जाके भी मैंने कामायनी प्रस्तुति की वहां पर। कामायनी की प्रस्तुति उन लोगों को जब मैंने समझाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। सरकार की तरफ से मैं गई थी, भारत सरकार की ओर से। और खजुराहो में, जैसा कि आपने बताया, खजुराहो में भी मेरे 2 बार की प्रस्तुति हुई है। खजुराहो प्रस्तुति जो है, ये किसी भी नृत्यांगना के लिए एक पद्मश्री मिलने जैसा एक अवसर होता है, तो ये बहुत अच्छा था। और देखिए 5 साल के बाद हर एक मौका मिलता है। अभी फिर से मैं तैयारी कर रही हूँ कि 2-3 साल बाद फिर मौका मिले या कोणार्क में जाऊं। और भारत सरकार के करीब करीब हर एक जितने भी महोत्सव होते हैं, सभी में हमारी प्रस्तुति हो चुकी है। और उसमें ज्यादा बढ़ चढ़ के हम लोगों ने बड़े ग्रुप को लेकर परफॉर्मेंस किया है, जो कि बहुत कम लोग ये रिस्क लेते हैं। जी डॉक्टर अनु, अब नवरात्र का शुभ अवसर चल रहा है, देवी की आराधना हम लोग कर रहे हैं। आपने महिला सशक्तिकरण पे भी काफ़ी कार्य किया है, महिलाओं के अपलिफ्टमेंट पे भी काफ़ी काम किया है, तो नृत्य क्या भूमिका निभाता है अगर हम बात करें विमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण की? बिल्कुल, इसी पे जैसा मैं जो झारखंड में भी जो काम कर रही हूँ, वो सिर्फ लड़कियों का ही स्कूल है, कस्तूरबा विद्यालय है, जिसमें जितनी भी अंडर प्रिविलेज नहीं बच्चे हैं वहां पर, एकदम गांव के पिछड़े हुए ST SC कैटेगरी के बहुत बच्चे, जिनको दूर दूर तक साहित्य और कोई एक्सपोजर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत चाहत है, उनकी भी बहुत ललक है और सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे बार बार मैं सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि 12th के बाद जब बच्चे बोलते हैं कि मैम अब तो मेरा 12th हो गया, अब तो हम घर चले जाएंगे, शादी हो जाएगी, फिर तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, मुझे भी दुख होता है, मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं। फिर मैं उनको हमेशा कहानी सुनाती हूँ कि मैंने तो शादी के बाद ही शुरू किया, मैंने तो बच्चे होने के बाद ही शुरू किया। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसे, इवन मैं स्कॉलरशिप में भी, मैं जब बैठी थी स्कॉलरशिप में, मैं जानबूझ के ऐसे बच्चों को हम लोग आगे बढ़ाते थे, आगे आने देते थे, जो बच्चे इस चीज को बहुत अच्छी तरह से संभाल सके, धरोहर को आगे लेकर चल सके। और सिर्फ एक आज अपने स्वार्थ को नहीं रख के, एक कलाकार होता है कई बार स्वार्थी हो जाता है, उसको अपना मंच, अपना हाव भाव, अपने गाना, अपने गायन, अपने नृत्य, अपने वादन, उसके अलावा उसकी दुनिया जो है वो सबके लिए उतनी नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि नहीं, हमने तो अपना जो करना था, भगवान ने बहुत मौका दिया। और ये इतना अच्छे समय में हम लोग बात कर रहे हैं कि मैं जो भी मैं बोल रही हूँ, मुझे जैसा लग रहा है कि एकदम अंदर से ही आवाज आ रही है भगवान की कृपा से। तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए नृत्य संगीत से जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिस तरह का कॉन्फिडेंस आता है उनके अंदर, कि इसमें अगर उनकी बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी ना हो और बहुत ज्यादा पर्सनालिटी भी ना हो, तो भी एक अलग एक निखार, एक कॉन्फिडेंस, और वो चीज जो उसके महिला के अंदर जब आ जाता है कि मैं अच्छा गा सकती हूँ, मैं अच्छा नाच सकती हूँ, मैं अच्छा बजा सकती हूँ, मैं मंच पे 1 घंटा में दर्शक को मनोरंजन कर सकती हूँ, तो वो उसके लिए बहुत एक
विश्वास पैदा करता और है। सबसे बड़ी बात है कि कोई जी। सीमा नहीं है, क्योंकि काफी महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि अब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो हम इस तरह की कोई आर्ट शुरू नहीं कर सकते, परसू नहीं कर सकते। लेकिन आपकी जर्नी काफी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपने नृत्य के साथ साथ संगीत में भी और थिएट्रिक्स में भी तालीम ली है, जी, उसके बारे में भी हमें बताएं। बिल्कुल, मैंने ये 96 में ही मुझे हमारे एक जानने वाले थे, वो एक बहुत बड़ा सीरियल बना रहे थे मुंबई में। उन दिनों तो ये टीवी वगैरह में बहुत सीरियल बहुत ज़्यादा चलन थी, तो उन्होंने आके मुझे ऑफर दे दिया था कि नहीं आप हमारे फिल्म में, और मेरी तो बचपन से चाहत भी थी, तो मैं तो बहुत ही खुश हो गई थी कि इतना मौका मिल रहा है। फिर वो बॉम्बे में गई और बॉम्बे में बाकायदा आशा चंद्रा के इंस्टीट्यूट से हमने 1 साल की ट्रेनिंग ली, और वहाँ पर भी मैंने नृत्य और संगीत पूरा सीखा। उन दिनों जब मैं नृत्य सीख रही थी तो ऐश्वर्या राय जो है वो हमारे ही क्लास में सरोज खान के साथ हम लोग एक साथ प्रैक्टिस भी करते थे। तो वो एक दौर था, वो 1 साल का ही दौर था, लेकिन बहुत अच्छा था। बट ये हुआ कि उसके बाद हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उनकी कुछ अपनी समस्या आ गई, बहुत बड़ी समस्या आ गई, जिसकी वजह से उनको वो सीरियल बंद करना पड़ा। जब वो सीरियल बंद किए तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं और किसी के साथ काम नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उनके भरोसे पे और उनके विश्वास पे मेरे घर वालों ने छोड़ा था, और मुझे मुंबई में मतलब मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं हुआ। और उस समय जो ओम प्रकाश जी थे, इतने जो जाने माने एक्टर थे फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने भी यही बोला था कि बेटा अगर ये काम एक सीरियल बना रहे हैं तो इनके सीरियल में करना, अगर ये नहीं करेंगे तो आप वापस चले जाना घर। तो फिर वही हुआ कि वो 1 साल 2 साल जो भी हम रहे, उसके बाद उनका सीरियल जो बंद हो गया, उनका सीरियल फिर आगे आया ही नहीं, एयर में नहीं आया। तो हम लोग ने जितना मैंने सीखा या काम किया, उसके बाद मैं वापस मैं दिल्ली आ गई। तो वो एक छोटा सा सफर था मेरा जी। अगर और गायन में मैंने जरूर 3-4 साल 5 साल मैंने काफी प्रैक्टिस की, और मैं बचपन से मैं बहुत अच्छा गाती थी, और मैं नाच का तो मौका नहीं मिलता था क्योंकि सीखती नहीं थी, गाना सुन सुन के सीख लेती थी। तो मेरे बचपन की सहेलियां मुझे गाना सुनाने के लिए बोलती थी गाना सुना दो तो मैं तुम्हें कुछ पढ़ा दूंगी। तो मेरे एग्जाम के दौरान मैं अपने बचपन की सहेलियों को गाना सुनाती थी तो मुझे कुछ पढ़ा देती थी और मैं एग्जाम पास हो जाती थी। तो गाने का मेरा बहुत साल तक रहा, लेकिन जब मैं नृत्य में आई तो नृत्य में क्या है कि उसमें गायन मेरा पीछे हो गया और उसका रियाज मेरा खत्म लेकिन हो गया। कहीं ना कहीं वो गायन की जो नॉलेज है वो नृत्य में काम तो आती ही है। बहुत, वो एक जो सुर है ना, जो सुर सुर की आपके समझ, कान में जो right. उसकी समझ तो होती है। और अब किसी भी आर्ट फॉर्म की हम बात करें, गायन की अगर हम बात करें, कथक की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमें एक मानसिक विकास भी देखने को मिलता है। हमारे फिजिकल जो विकास होता है उसके साथ साथ ही तो बॉडी माइंड सोल का जो एक इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलता है किसी भी आर्ट फॉर्म की अगर हम प्रैक्टिस करें। लेकिन ये इंटीग्रेशन के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जो आते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो जो स्टार्ट करें अपने स्टार्टिंग करियर में तो निराश हो जाते हैं क्योंकि उनको मंच नहीं मिल पाता है, जैसे कि आपने बताया। तो क्या वो बदलाव हैं जो हमें लाने चाहिए सोसाइटी में और हर इंडिविजुअल लेवल पे लाने चाहिए? बिकॉज अधिकतर हम आमतौर पे देखते हैं ना कि लोगों में ये हम रिकग्नाइज ही नहीं करते इतना नृत्य को, एक साइड सब्जेक्ट के तौर पे देखते हैं। तो कैसे उसे एक मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट माना जाए? मैं यही अपने गुरुजी से भी मैं बात कर रही थी और मैंने गुरुजी से भी कहा था कि गुरुजी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मंच पे लेना चाहिए। हम जबकि ये क्लासिकल डांस को एक सोलो डांस के रूप में ही ये उभर के आया है, लेकिन आज के डेट में लोग ग्रुप को देखना चाहते हैं, ग्रुप को। तो लेकिन ग्रुप में आजकल क्या है कि लोगों के पास में समय जो है वो सारा उनके फोन पे जा रहा है। वो आते भी हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो प्रैक्टिस में कम ध्यान होता है, इस फोन पे ज्यादा ध्यान होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो लेकिन मैंने कोशिश ये की है, कई बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे प्रोग्राम्स लाइव चल रहे हैं और मैंने नए नए बच्चों को मौका दे दिया। बच्चों ने कई गलतियां कर दी, वो एज इट इज गलतियां आज भी यूट्यूब पे चल रहा है और सरकारी प्रोग्राम है, बहुत बड़े स्तर का प्रोग्राम है। कई लोग बोलते हैं कि मैम आपने इतना सारा इनको मौका दिया, इसमें तो नाम आपका खराब हो रहा है। मैंने हाँ, मेरा नाम खराब जरूर हो रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, इनको कैसे मौका दूं? और मुझे कितने बार पता भी नहीं होता है कि लाइव चल रहा है। मैंने कई बार ऐसा भी बोला कि चलो 15 मिनट में कुछ अंडरप्रीत बच्चों को मैं नचा देती हूँ, एक कर देते और उसके बाद हम शुरू करते, लेकिन लाइव उधर से शुरू हो गया। अब मुझे पता नहीं है, ये यूपी सरकार के कई जगह पे ऐसे जगह पे एक क्लिप मेरे डले हुए हैं। अभी भी कुछ लोग, बहुत लोग फिर ये भी सोचते हैं कि अनु सिन्हा तो सबको ले लेती हैं, वो सबको बुला लेती है, सबको नचा देती है, सबको प्रोग्राम कर देती है, तो उनका जो स्तर है वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है या कहीं आगे नहीं है, काफी नीचे है। तो हम अगर नीचे भी है
तो भी ये बात तो आपको मानना होगा, इतने कलाकार तो जुड़ रहे हैं ना आए दिन हमारे साथ में। मैं मतलब कि बहुत बड़ी बात नहीं है, गुरुजी से भी मैं बोलती हूँ कि गुरुजी सभी लोग, हर एक घराने के, मैं तो जयपुर घराने की हूँ, इवन लखनऊ घराने के मैक्सिमम डांसर्स मेरे साथ परफॉर्म कर रहे हैं, रायगढ़ घराने के परफॉर्म कर रहे हैं, बनारस घराने के सभी लोगों ने परफॉर्म किया है। और आज भी नए नए पुराने पुराने जितने भी है कलाकार सब आ रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तो सबको मंच चाहिए और धनराशि भी चाहिए थोड़ी सी। अब मुझे क्या है कि जो धनराशि एक छोटी सी मिलती है उसमें ही सही। बिल्कुल बिल्कुल, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, मतलब कि अपने आप को पीछे छोड़ के बाकी बच्चों को आगे पुश करना बिना किसी बात की फिक्र करे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनु आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।